हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति 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 स्वस्ति। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न आप लोग से पूछेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है। बचेंद्री ने सबसे पहले कहाँ से एवरेस्ट को निहारा था? बचेंद्री ने सबसे पहले कहाँ से एवरेस्ट को निहारा था? तो क्या है उस जगह का नाम? नमचे बाजार। बचेंद्री को कौन सा नाम अच्छा लगा? सागर माथा। कौन सा नाम अच्छा लगा था? सागर माथा। अच्छा, बचेंद्री को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? सागर माथा का तात्पर्य है समुद्र का माथा, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। हिमालय की सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक था। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसको सागर माथा कहना सार्थक था। सागर माथा कहना पूरी तरह से सार्थक था, इसलिए लेखिका को यह नाम बहुत ही अच्छा लगा। कौन बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था? अंगदोर्जी। एवरेस्ट अभियान दल कब पेरिस पहुंचा? 26 मार्च को। किस वजह से शेरपा कुली की मृत्यु हुई थी? हिमस्खलन के कारण। एवरेस्ट अभियान दल के नेता कौन थे? कर्नल खुल्लर। उपनेता कौन थे? प्रेमचंद। रज्जू नेता कौन थे? अंगदोर्जी, ठीक है। तो ये तो रहा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के कुछ प्रश्न। अब आते हैं हम पद्य पाठ में। पद्य पाठ का एक कविता है, कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। उनकी कविता है पूंजीवाद समाज के प्रति, ठीक है। तो गजानन मुक्तिबोध की कविता पूंजीवादी समाज के प्रति कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1917। जन्म 1917, मृत्यु 1964, मृत्यु 1964, ठीक है। अब आते हैं इनके कवि परिचय के बारे में। इनके कवि परिचय से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए। हिंदी की प्रगतिशील काव्य की पेज नंबर 52। हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा के एक मूर्धन्य कवि के रूप में मुक्तिबोध ख्यात रहे हैं। मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में श्योपुर कस्बे के एक मराठी परिवार में हुआ था। ये प्रश्न आता है कि मुक्तिबोध का जन्म किस परिवार में हुआ था? लघुत्तरी प्रश्न में आता है विकल्प चयन में। तो किस परिवार में हुआ था? मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए किया और राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्रवक्ता हो गए। मुक्तिबोध ने सन 1935 में लिखना शुरू किया। सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में उनकी कविता संकलित थी, लेकिन अज्ञेय की व्यक्तिवादी विचारधारा से वे बंध नहीं पाए। मूलतः मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। वे जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने ठीक ही लिखा है, उन्होंने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, समाज से, इतिहास से, जीवन से और सबसे ज़्यादा अपने आप से। उनकी इन तमाम भीतरी बाहरी लड़ाइयों को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। उनकी कविताएं उनकी ज़िंदगी का एक्सरे है और उनकी ज़िंदगी कविताओं की अविस्मरणीय संदर्भ संकेतिका। वे जिंदगी से कविता और कविता से जिंदगी को जोड़कर प्रस्तुत करने वाले प्रतिबद्ध कलाकार थे। मुक्तिबोध का पहला काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है, जो उनके अंतिम दिनों में प्रकाशित हुआ है। एक अन्य काव्य संकलन भूरी भूरी खाक भी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई। इधर उनकी ग्रंथावली प्रकाशित हुई है, जिसके प्रथम 2 खंडों में उनकी सभी कविताएं
संकलित है। अब आते हैं पूंजीवादी समाज के प्रति। तो कविता पढ़ने से पहले कविता का अर्थ हम बता देते हैं कि पूंजीवादी समाज के प्रति कविता तार सप्तक में प्रकाशित हुई है। ये प्रश्न आता है कि पूंजीवादी समाज के प्रति कविता किस में प्रकाशित हुई थी, तो क्या लिखोगे, तार सप्तक में। यह कविता मुक्तिबोध के प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचायक है। कवि यहाँ पूंजीवादी समाज की शोषण सभ्यता की आलोचना करते हैं। कवि पूंजीवादी समाज का बाह्य चित्र उपस्थित करता हुआ कहता है कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवंत हैं तथा प्राण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ कर्मशील दिखाई देते हैं। इतने लोगों की बुद्धि का यहाँ समूह दिखाई देता है। यहाँ ज्ञान, संस्कृति तथा अंत शुद्धि के भी दर्शन होते हैं। कहाँ पर, पूंजीवादी समाज में। यह पूंजीवादी समाज है जो बड़ा दिव्य तथा भव्य दिखाई देता है। उसके साथ साथ यहाँ शक्ति भी मौजूद है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो पूंजीवादी समाज है, जो धनी वर्ग है, वो उसके पास में बहुत सारी शक्तियाँ भी है, उसके हाथ भी हैं जो कि कर्मशील दिखाई देते हैं। और यह समाज जो है बाहर से कैसा दिखता है, दिव्य और भव्य दिखता है। यह समाज सौंदर्यवान है और उसके अतिरिक्त क्या है, यह समाज सुंदर भी दिखता है तथा विचित्रता से भरा हुआ है। अर्थात विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोगों में ईश्वर भक्ति की कमी नहीं है, वे दिव्य शक्ति के प्रति आस्थावान भी हैं। ये पूंजीवादी वर्ग जो है ये दिव्य शक्ति के प्रति आस्थावान है और यहाँ के लोग ईश्वर भक्ति पर में भी आस्था रखते हैं। यहाँ लोगों का कथन काव्य सत्य वहन करता है तथा यहाँ के लोगों का जो कथन है, जो कहते हैं, वो सत्य वहन करता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ वो सच ही बोल रहे हों। जहाँ यहाँ शब्द मार्मिक होने के साथ साथ छंद युक्त होते हैं। यहाँ शब्द जो ऐसे बोले जाते हैं जो हमारे मर्म को छू जाते हैं और छंद युक्त होते हैं, अर्थात बहुत ही बना चुना कर ये बोल सकते हैं। मगर उसके भीतर ढोंग ही ढोंग है, परंतु उसके अंदर में क्या है, ढोंग ही ढोंग भरा हुआ है। और यहाँ पूंजीवादी समाज निर्बद्ध होकर भोग में डूबा हुआ है। निर्बद्ध होकर अर्थात बिल्कुल इसको कोई बांध नहीं सका है, वो बाधा विहीन होकर भोग में डूबा हुआ है। पूंजीवादी का यह स्वरूप बड़ा ही गूढ़ है, रहस्यों से भरा हुआ। ये इतना गाढ़ा है कि यहाँ धोखा छुपा हुआ है। अर्थात ये पूंजीवादी समाज के जो लोग हैं ये इतने गहरे हैं, अर्थात इनके अंदर में इतना छल कपट भरा हुआ है कि किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ क्या छुपा हुआ है, धोखा ही धोखा छिपा हुआ है, किसी को यह मालूम तक नहीं होता। बाहर से इसका रूप सुंदर है और बाहर से देखने में इसका रूप कैसा है, सुंदर है। उसके सौंदर्य जाल में समाज के भोले वाले व्यक्ति फंस जाते हैं। यह समाज जो पूंजीवादी समाज है ये बाहर से इतना सुंदर दिखता है कि इसकी सुंदरता में भोले भाले लोग, इसके सौंदर्य जाल में भोले भाले समाज का जो भोला भाला वर्ग है वो फंस जाता है। यह सौंदर्य जाल एक ज्वलंत सत्य को टालने की तथा उसे छिपाने की कोशिश में निरंतर लगा हुआ है। अर्थात यह जो सुंदरता वो दिखाते हैं वो किस लिए है, वो एक सत्य को छुपा रहे हैं जो उनके अंदर में छिपा हुआ है, वो बाहर आने नहीं देते। अर्थात वो सब ढोंग करते हैं लेकिन अंदर से वो उस तरह के नहीं हैं। यह सत्य और वह दरिद्र समाज जो शोषण की चक्की में शोषक समाज के द्वारा निरंतर पीस रहा है। कौन पीस रहा है, शोषक समाज। शोषक समाज जो है शोषण की चक्की में निरंतर पीस रहा है, किसके द्वारा, पूंजीवादी वर्ग के द्वारा। कवि स्पष्ट कह रहे हैं कि पूंजीवादी समाज की सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, साहित्य आदि बाहरी रूप से भले ही सुंदर दिखाई देते हों, भव्य और उदार दिखाई देते हों, पर वे सभी शोषण के हथियार होते हैं। इसलिए इसे दोगली सभ्यता के प्रति कवि के मन में क्रोध है, घृणा है। इसलिए कवि ने इसको दोगली सभ्यता कहा है, क्योंकि ये बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और है। इसलिए इसको कवि ने क्या कहा है, दोगली सभ्यता कहा है। और कवि को इससे घृणा है और कवि को इस पर क्रोध आता है। किस पर, पूंजीवादी समाज के लोगों पर। कवि फिर कहता है कि ऐसे पूंजीवादी समाज से उन्हें घृणा है क्योंकि यह दुर्गंध युक्त है। यहाँ की जो शब्द संस्कृति है उसे कवि रेशमी संस्कृति कहता है। यहाँ के जो लोग शब्द कहते हैं, जो उनकी बोलचाल की भाषा है, उसको कवि ने क्या कहा है, रेशमी संस्कृति कहा है।
यह भोगवादी दिखावटी संस्कृति है, अर्थात यह श्री भोग विलास की दिखावटी संस्कृति है। अर्थात वो दिखाते हैं कि हम इतने मतलब अच्छे कर्म करते हैं, हम इतने समझदार हैं, हम इतने जानते हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है। असल में वो वैसे नहीं है। जो अंधी है भोगवादी दिखावटी संस्कृति है, और जो अंधी है ऐसी संस्कृति को देखकर कवि क्रोधित उठता है, उसका क्रोध उबलने लगता है, अर्थात अत्यधिक क्रोध उनको आ जाता है। पूंजीवादी मनुष्य सच्चा नहीं है और पूंजीवादी मनुष्य जो है वो सच्चा नहीं है। अतः कवि आक्षेप करके कहता है कि उसके बहते हुए रक्त में सत्य का अवरोध दिखाई देता है। अर्थात पूंजीवादी समाज के लोगों में जो रक्त भी बहता है उसमें ऐसा लगता है कि उनके रक्त में भी सत्य कहीं भी नहीं है। और कवि ऐसे रक्त से घृणा करता है जो हमेशा झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों से कवि को बहुत ही घृणा है। कवि की नफरत इस तरह बढ़ जाती है कि पूंजीवादी मनुष्य को देखकर तुरंत मितली उमड़ आती है। अर्थात कवि की जो घृणा है इतनी बढ़ गई है कि पूंजीवादी समाज के लोगों को देखकर ही कवि को मितली आने लगती है। मितली का अर्थ है उल्टी आने लगती है। कारण पूंजीवादी समाज घृणा के योग्य है, क्योंकि पूंजीवादी समाज जो है वो घृणा के ही योग्य है। आपको कविता सुनने से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कवि जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध ये मार्क्सवादी विचारधारा के हैं और उन्होंने अपनी विचारधारा को इस कविता में बहुत अच्छे से उजागर किया है। पूंजीवादी की हंसी भी कवि को पसंद नहीं आती है। पूंजीवादी लोगों की जो हंसी है वो भी कवि को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अतः कवि कहता है तेरी हंसी में रोग के कीटाणु हैं। अतः कवि क्या कह रहे हैं कि तू जो हंसता है, अर्थात पूंजीवादी समाज के लोग अगर हंसते भी हैं तो उनको हंसी से भी उनको घृणा है। बोलते हैं कि नहीं, इसकी हंसी में भी रोग के कीटाणु है, कहीं वो हमारे पास ना आ जाए। जो इतने उग्र हैं कि शोषित समाज को ग्रास कर रहे हैं, क्योंकि ये हंसते हंसते शोषित अर्थात शोषित लोगों को ये हंसते हंसते अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए कवि ने लिखा है कि ये शोषित समाज को ये हंसते हंसते क्या कर रहे हैं, ग्रास कर रहे हैं। पूंजीवादी कवि शोषण मुक्त स्वस्थ समाज की कल्पना करता है और कवि चाहता है कि शोषण मुक्त और स्वतंत्र समाज हो, स्वस्थ समाज हो। इसलिए वो कहते हैं विषमता और शोषण की नींव पर खड़े पूंजीवादी समाज का नाश चाहते हैं। यह तभी संभव है। और कवि जो है वो चाहते हैं कि पूंजीवादी समाज का नाश हो और शोषण का भी नाश हो। ठीक है, तो और यह तभी संभव होगा जब कवि की ज्वाला अर्थात कवि के मन के अंदर जो आग लगी है, ज्वाला अर्थात कवि के अंदर जो आग लगी है वह जन समाज की ज्वाला बने। वही ज्वाला जन समाज की प्रत्येक जनता की भी ज्वाला बन जाए। ठीक है, मैं जैसी विषमता महसूस कर रहा हूँ, कवि जैसा फर्क देख रहे हैं, जैसा विषमता वो महसूस कर रहे हैं वैसा दूसरे भी महसूस करें, अर्थात वैसे समाज का हर व्यक्ति महसूस करें। लोगों का विवेक जागृत हो और लोग जाग जाए, उनकी बुद्धि चेत जाए और अपनी उष्णता से और अपनी ताकत से दूरदर्शिता से अविवेकता का सफाया हो। जो अविवेकता चला आ रहा है उसका सफाया हो। जब जन समाज की ज्वाला प्रज्वलित हो उठेगी, अर्थात जन समाज जब जाग उठेंगे तो जनमानस से अज्ञान अविवेक जल जाएंगे। तब जन समाज से क्या हो जाएगा, अज्ञान और अविवेक जो है वो जल जाएगा और उन्हें अपने शोषण का एहसास होगा और लोगों को अपने शोषण का एहसास होगा कि उन्हें उनका शोषण कौन कर रहा है। कवि को विश्वास है कि पूंजीवादी व्यवस्था एक न एक दिन जर्जर होगी। कवि को विश्वास है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो चली आ रही है वो एक न एक दिन क्या हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। जब जनता जाग जाएगी उसका एक ही उद्देश्य होगा और समाज का हर व्यक्ति जब जाग जाएगा तो उस समाज का और समाज के लोगों का एक ही उद्देश्य होगा। वो क्या होगा, पूंजीवाद का ध्वंस। पूंजीवाद का ध्वंस। यह व्यवस्था वास्तव में रिक्त और व्यर्थ है और यह व्यवस्था जो है अभी तक क्या है, रिक्त है और व्यर्थ है, क्योंकि इससे जनता का नुकसान होता है। अतः एक न एक दिन इसका अंत होगा, अर्थात एक न एक दिन इसका अंत जरूर होगा। ये पूंजीवादी लोगों का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। जो शोषण कर रहे हैं उनका अंत एक न एक दिन जरूर होगा।
ठीक है, तो अब आते हैं, हमने इस कविता को पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। अब कविता को सुनो। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि। अर्थात कहाँ पर है ये कि कवि कहते हैं कि पूंजीवादी समाज के लोगों में इतने सारे प्राण हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, उनमें प्राण भी है, वो जीवंत है, उनके इतने सारे हाथ हैं, उनमें बुद्धि का भी, उनमें बुद्धि की भी कमी नहीं है, ज्ञान भी भरा हुआ है, संस्कृति और अंतःशुद्धि सब भरे हैं, उनके पास संस्कृति भी है और अंतःशुद्धि भी है। इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, यह वह वैचित्र, ईश्वर भक्ति। अर्थात ये सब दिखावा है। क्या क्या है? दिव्य और भव्य दिखाई देता है, उनके अंदर में शक्ति भी विद्यमान है, यह सुंदर दिखता है और विचित्रताओं से भरा हुआ है, और यहाँ के लोग ईश्वर भक्ति के प्रति भी आस्थावान हैं। इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बद्ध। अर्थात यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का कथन कौन बहन करता है? सत्य बहन करता है। काव्य कथन सत्य बहन करता है। इनके शब्द जो होते हैं वो छंद युक्त होते हैं, और ये जितना ढोंग है इनके अंदर में भरा हुआ है, और ये इतना गाढ़ा है। यह पूंजीवादी समाज का जो मतलब अंदर का हिस्सा है, वो इतना गाढ़ा, इनके अंदर में इतनी गहराई है कि इनके सत्य को हम जान नहीं सकते हैं। ठीक है, जितना भोग है निर्बद्ध, और ये सब भोग विलास में निर्बद्ध होकर, इनको कोई बाधा नहीं है, किसी की रुकावट नहीं है, बाधा विहीन होकर ये भोग में डूबा हुआ है। इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल, इतना गाढ़ा है, इतना गहरा है, इस ऊपर से बहुत ही सुंदर जाल बिछाया हुआ है। अर्थात उनके अंदर में इतने सारे ढोंग हैं, इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन ये सुंदर जाल बिछाकर लोगों को अपने अंदर में शोषित कर रहे हैं। केवल एक जलता सत्य देने टाल, अर्थात एक सत्य को वो छुपाने के लिए इतना सारा सब दिखावा कर रहे हैं। छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध। अर्थात कवि फिर कहते हैं कि छोड़ो, मुझे तो उन लोगों से ही घृणा है, और उनको देखने से ही मुझे क्या आती है? दुर्गंध आती है। तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, तुम जो रेशमी शब्द संस्कृति, शब्दों को जो इतना बना चुना कर बोल रहे हो, रेशमी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, रेशमी शब्द था, बहुत सुंदर सुंदर शब्द कहकर वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित जो करते हैं, ये सब क्या है? ढोंग है, अंध है। देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, मुझे ये सब क्या कर रही है? क्रोधित कर रही है, और मैं उससे क्रोधित हो रहा हूँ। कौन कह रहा है? कवि कह रहे हैं। तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, और फिर कहते हैं कि तुम्हारे तो रक्त में भी सत्य का अवरोध है। अर्थात तुम्हारे पूरे शरीर के, पूंजीवादी जो समाज है उनके जो वहाँ के लोगों के शरीर के रक्त में भी अगर कहीं पर सत्य हो तो मुझे वो प्रतीत नहीं होता। तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, और इसलिए तुम्हारे रक्त को देखकर भी मुझे घृणा आती है। तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, अर्थात पूंजीवादी समाज के लोगों से कवि को इतनी घृणा है कि उनको देखने से ही कवि को क्या आ रही है? उल्टी आ रही है। तेरे हास में भी रोग के कृमि हैं उग्र, तेरी हंसी में भी रोग के कीटाणु हैं जो उग्र रूप धारण किए हुए हैं, और लोगों को अपने अंदर में क्या कर रहे हैं? ग्रास कर रहे हैं, खा ले रहे हैं। अर्थात तुम हंसकर अपने शब्दों के जाल में फंसाकर शोषित वर्ग का शोषण कर रहे हो। तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र, तेरा नाश जरूर होगा और तुझ पर क्रुद्ध भी होगा, और तुझ पर व्यग्र, व्यग्र का अर्थ है बेचैन। मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक, मेरी ज्वाला ये किस दिन होगा? जब मेरे अंदर की ज्वाला और जनता की ज्वाला, जनता के अंदर की ज्वाला कब होगी? जब एक होगी। मेरे अंदर में मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ वैसे ही समाज का हर एक व्यक्ति महसूस करे, तब ये संभव होगा। अपनी उष्णता से धो चले अविवेक, और अपने ज्ञान से ही वो जो अविवेक का वातावरण है, परिवेश है, वो खुद उसको जानकर उसको दूर करना चाहेंगे। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तू जरूर मरेगा, तू खाली है, तेरा कुछ स्थायित्व नहीं है, और तू
व्यर्थ है इसलिए तेरा नाश जरूर होगा। तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, तेरा ध्वंस जरूर होगा और निश्चय होगा। जब कब होगा? जब सब समाज की जनता सब जान जाएंगे तब तेरा ध्वंस जरूर होगा। तो ये रहा आज का हमारा गजानन मुक्ति माधव की कविता पूंजीवादी समाज के प्रति। ठीक है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसको हम आपको लिखा दे रहे हैं। शुद्धि, अंतःशुद्धि। ठीक है, अंतःशुद्धि का अर्थ है हृदय की पवित्रता। पवित्रता और क्या है? दिव्य, दिव्य का अर्थ है अलौकिक। अलौकिक, छंद, तुक, लय आदि का बंधन। तुक, लय आदि का बंधन। निर्बंध, निर्बंध अर्थात बाधा विहीन। बाधा विहीन। गूढ़, गुप्त। ठीक है, मितली, उल्टी। व्यग्र, व्यग्र बेचैन। खाली, तो देखो यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हम आपको लिखा दिया। अंतःशुद्धि, हृदय की पवित्रता, दिव्य, अलौकिक, छंद, तुक, लय आदि का बंधन, निर्बंध, बाधा विहीन, गूढ़, गुप्त, मितली, उल्टी, हास, हंसी, व्यग्र, बेचैन, रिक्त, खाली। ठीक है, अब पाठ में से कुछ प्रश्न भी हम आपको पूछ लेते हैं। पूंजीवादी समाज किसे कहते हैं? पूंजीवादी समाज किसे कहते हैं? पूंजीवादी समाज वह शोषक वर्ग है जो गरीब जनता का शोषण करते हैं। पूंजीवादी समाज का चेहरा कैसा है? पूंजीवादी समाज का चेहरा कैसा है? दिव्य और भव्य। पूंजीवादी समाज में लोगों का कथन कैसा होता है? पूंजीवादी समाज में लोगों का कथन सत्य बहन करता है, जहाँ शब्द मार्मिक होने के साथ साथ छंदयुक्त होते हैं। पूंजीवादी समाज किस तरह सौंदर्यवान है? पूंजीवादी समाज विचित्रताओं से भरा हुआ है तथा ऊपर से दिव्य और भव्य दिखाई देता है। देखो यहाँ पे जो दो वाक्य में उत्तर दीजिए, ये कवि परिचय से प्रश्न है। मुक्तिबोध की किन्हीं दो साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पूंजीवादी समाज की शोषण सभ्यता कैसी है? ठीक है, मुक्तिबोध की किन्हीं दो साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर कविता में से लिखोगे, कवि परिचय से लिखोगे, मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, वे जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। और क्या लिखोगे कि उनकी कविताएं जिंदगी का एक्सरे हैं और उनकी जिंदगी कविताओं की अविस्मरणीय संदर्भ संकेतिका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा इस कविता में तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।